Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking the lecture of material science and metallurgy. So, in today's lecture, we will start the another new chapter of MSM, which is the metallic materials. So, the metallic materials, it's a very easy kind of chapter, and as we can talk which is perspective to the GTU marks, right? So this chapter is covers 7 to 10 marks. The 7 to 10 mark questions are asked in the GTU examinations. So which is very kind of important chapter for the point of view of the examinations. So the metallic material, as you can study the basic part of that metallic materials in the classifications of the material science and metallurgy. So as you know very well that, right? So the classifications of the material. So basically हम लोग आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मेटेलिक मटेरियल. अब तक जो है वो हमने प्रीवियसली जितनी भी स्टडी की थी वो स्टडी किसके ऊपर बेस्ड थी, तो कि मटेरियल के ऊपर बेस्ड थी, राइट. तो हमने सिर्फ क्या किया था कि मटेरियल को क्लासिफाइड किया था. तो मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इन द वेरियस सेगमेंट्स, राइट. उसका जो क्लासिफिकेशंस होता है वो काफ़ी बेसिस के ऊपर जो है उसका क्लासिफिकेशंस होता है. अब यहाँ पे जो हमें क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटेलिक मटेरियल्स जो है डिस्कस करना है वो सिर्फ मेटेलिक मटेरियल्स के ऊपर ही डिस्कस करना है, जिसके अंदर जो प्योरली जो मटेरियल्स के अंदर जो है वो जो जो है, अगर हमें मटेरियल का क्लासिफिकेशन करना है तो प्लास्टिक भी एक मटेरियल है, सिरामिक भी एक मटेरियल है, फाइबर रेजिन भी एक मटेरियल्स है, राइट. मेटल भी एक मटेरियल्स है. पर यहाँ पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन ये चैप्टर के अंदर हमें जो भी कुछ डिस्कस करना है और इस चैप्टर के अंदर हमें पूरा जो कैरेक्टराइजेशंस करना है वो सिर्फ हमें मेटेलिक मटेरियल्स के ऊपर ही करना है. सो the metallic or the metal alloys are classified into two segments, which is the ferrous materials and the non ferrous material. अब ये ferrous और non ferrous ये जो चीज़ थी वो हमने पहले भी एक बार डिस्कस की थी, राइट. तो ferrous, the material which is containing as a iron content, iron content which is designated as a ferrous, or secondly we can classify it as a ferrous material which is basically have some kind of the magnetic properties. जिस मेटल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जो ऐसा मटेरियल जो लोहे के जो मैग्नेट के साथ वो चिपक सकता है, जैसे अपना लोहा, राइट. वो सारे जो मेटल है विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए फेरस मटेरियल. और जिस मटेरियल के अंदर अब ये इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिज्म होने के पीछे का बेसिक रीज़न क्या है, उसके अंदर जो आयन कंटेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है, इसलिए वो मैग्नेट के साथ चिपक रहा है. जबकि नॉन फेरस मेटल जो है वो बेसिकली जिसके अंदर आयन कंटेंट नहीं होता है, राइट. जो जो हमें ज़मीन में से जैसे ही प्राप्त होता है ना, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना आयन ओर होना चाहिए ना, जो जिसके अंदर आयन का, वो आयन ओर जो है वो नॉन फेरस के अंदर नहीं होता है, राइट. सो द फेरस आर क्लासिफाइड एज ए इन अ टू सेगमेंट विच इज़ द स्टील एंड द कास्ट आयन. अब स्टील जो है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, लो एलॉय स्टील एंड हाई एलॉय स्टील्स. अब लो एलॉय स्टील्स के अंदर जो है वो बेसिकली थ्री कैरेक्टराइजेशंस, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील. लो कार्बन के अंदर प्लेन कार्बन स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ लो कार्बन स्टील. इसी तरीके से मीडियम कार्बन स्टील के अंदर जो है उसी तरीके से प्लेन मीडियम कार्बन स्टील और हीट ट्रीटेबल स्टील. और इसी तरीके से हाई कार्बन स्टील के अंदर आप देखोगे तो प्लेन कार्बन स्टील और सम काइंड ऑफ द टूल स्टील. अब वो ये क्लासिफिकेशंस था वो लो एलॉय के अंदर था. अब हाई एलॉय के अंदर बात करें तो हाई एलॉय के अंदर टूल स्टील और स्टेनलेस स्टील. जो स्टेनलेस स्टील है और टूल स्टील है वो जो है एक तरीके से हाई एलॉय स्टील्स हैं, राइट. इसके अंदर द प्रपोर्शंस ऑफ द कार्बन विच इज़ वेरी मच हाई एज कंपेयर टू द लोअर कार्बन परसेंटेज. अब ये जो सारे जो क्लासिफिकेशन हुए हैं ना, वो क्लासिफिकेशन बेसिकली आयन कंटेंट और कार्बन कंटेंट के बेसिस पे ही इसके क्लासिफिकेशंस हुए हैं. जैसे लो एलॉयज के अंदर
the percentage, both percentage, the percentage of the carbons and the percentage of the ions are varies according to that, and based on that the classifications of the low carbon, medium carbons and high carbons are justified. अब दूसरी दूसरी ओर जो हमें बात करें तो दूसरी ओर क्लासिफिकेशंस के अंदर, एक तो हमने क्लासिफिकेशंस अंदर फेरस के अंदर स्टील देखा था, अब दूसरा क्लासिफिकेशंस हो जाता है कास्ट आयन। अब कास्ट आयन जो है वो बेसिकली किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, तो क्लास आयन जो है वो बेसिकली ग्रे कास्ट आयन होता है, देन the ductile ion which is basically which is designated as a nodular cast ion, which is designated as a nodular cast ion, then the white cast ion and malleable cast ion। अब ये जो है वो कास्ट आयन के बेसिक जो कास्ट आयन्स जो होते हैं वो उसका अगर हमें क्लासिफिकेशंस करना हो तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशंस जो है वो किया जाता है। सो the classifications of the metallic materials are classified basically in the two categories, which is the ferrous materials and the non-ferrous materials, while the ferrous are classified as steels and cast iron। अब उसका क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब उसके बाद जो है अगर हमें नॉन फेरस के बारे में अगर डिस्कस करना है तो नॉन फेरस के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो किस तरीके से नॉन फेरस के अंदर बाकी की सारी जो मेटल्स है रेदर देन दी स्टील एंड विच इज डोंट हैव द परसेंटेज ऑफ द आयन, राइट, विच इज काउंटेड एज अ नॉन फेरस। अब उसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेके तो एल्यूमिनियम जैसे हो गया आपका, टीन हो गया आपका, कॉपर हो गया आपका, ब्रेजिंग यानी ब्रेज हो गया आपका, फिर सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जो है वो बेसिकली जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, और जैसे आपका सिल्वर चांदी है, गोल्ड है, वो बेसिकली वो जो है वो मैग्नेट के साथ नहीं चिपक रहा है। तो दिस ऑल आर क्लासिफाइड एज ए नॉन फेरस मटेरियल्स, राइट। सो ये जो था वो क्लासिफिकेशंस हो गया मेटलिक मटेरियल्स के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करना है विच इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटेलिक मटेरियल। अब मेटेलिक मटेरियल्स के अंदर बेसिकली कितनी कितनी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये चीज़ जो है वो बेसिकली ये जो है ना, ये एक्चुअली ये पूरे मेटेलिक मटेरियल्स जो चैप्टर है उसके अंदर बेसिक हमें वहाँ तक जाना है उसका मटेरियल का कैरेक्टराइजेशंस कैसे करते हैं। अब कैरेक्टराइजेशंस यानी दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट टू बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। अब स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसको हम लोग माइक्रो एग्जामिनेशंस बोलते हैं, किसको हम लोग मैक्रो एग्जामिनेशंस बोलते हैं, और मैक्रो एग्जामिनेशंस करने से पहले हमें किस तरीके से मटेरियल के ऊपर जो है वो एक पूरा ट्रीटमेंट जो है वो करना पड़ता है। अब वो ट्रीटमेंट करने से पहले और एक जो चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है इसके अंदर ये कि हम जब मटेरियल का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, वो स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोस्कोप में कैसे देखा जाता है, राइट। माइक्रोस्कोप अब आई थिंक सब ने स्कूल में भी एक बार देखा है, और जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उन लोग डिप्लोमा ड्यूरिंग द डिप्लोमा देखा होगा, 12th वाले जो स्टूडेंट्स उन्होंने स्कूल में देखा होगा। और अब ये चीज़ ड्यू टू द ये लॉकडाउन हम लोग ये जो है वो माइक्रो स्ट्रक्चर्स और माइक्रोस्कोप जो है वो कॉलेज में नहीं देख पा रहे, राइट। अब जैसे भी मिलेंगे उस टाइम पे हम लोग कॉलेज में डेफिनेटली ऑब्जर्व करेंगे। इसीलिए जो है इसका जो है वो मैंने बेसिकली इसके पीछे का जो उसके जो लैब्स थे माइक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशंस के ऊपर, तो वो लैब जो है वो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर कर दी थी, इसलिए आप पहले माइक्रोस्कोप तो एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए कि माइक्रोस्कोप बेसिकली होता क्या है। अब जिन्होंने भी ये पूरा जो लैब का सेशंस जो है वो प्रीवियसली मैंने आपके साथ जो शेयर किया था वो देखा होगा, इसके लिए आगे के पॉइंट्स जो है वो समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा, राइट। अब जिसने भी अभी तक ये चीज़ नहीं देखी है, या तो जिन्होंने ये जो सेशंस है जो हमारे लेक्चर्स है वो लास्ट में एडमिशन्स हुआ हो और लास्ट में ये चीज़ आपको पता चली हो, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं जिसका नाम केदार बदेका है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पूरे जो लेक्चर्स है अब तक जितने भी लेक्चर्स मैंने ये आई थिंक हम 31 लेक्चर्स मैं कंडक्ट कर रहा हूँ,
ये 31वां लेक्चर है मेरा MSM का, राइट। इसके पहले के जितने भी सारे लेक्चर्स हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर कभी भी जो है, और जब आपको टाइम मिले तब आप उसको देख सकते हैं, राइट। तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर भी आपको किसी भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, राइट। सो इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है जो है वो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेलिक मटेरियल्स। मेटेलिक मटेरियल्स के अंदर अब पहले हमने जब डिस्कस किया था तब क्या डिस्कस किया था कि बेसिकली मटेरियल्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ कितनी होती है। तो बेसिकली मटेरियल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती है दैट इज़ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट विच इज़ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़, देन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। ये जो है वो बेसिकली 4 टाइप्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है। सो अगर मेटेलिक मटेरियल्स की यहाँ पे बात करें तो मेटेलिक मटेरियल्स के अंदर कैसी प्रॉपर्टीज़ आइडियली होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो है वो कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने थोड़े कंक्लूड करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, तो हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। द मेटल्स आर यूजुअली ए गुड इलेक्ट्रिकल्स एंड द थर्मल कंडक्टर्स। तो मेटेलिक मटेरियल्स जो है वो अच्छे इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टर्स होने चाहिए। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स। कुछ ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर जो मेटल है वो सॉलिड होने चाहिए। टू सम एक्सटेंट द मेटल्स आर द मेलेबल्स एंड डक्टाइल। अब मटेरियल्स जो है वो मेटेलिक मटेरियल ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर मेलेबिलिटीज़ होनी चाहिए और डक्टिलिटीज़ होनी चाहिए। यानी आपको आपको मेटेलिक मटेरियल को किसी भी शेप और साइज़ में कन्वर्ट करना हो तो अगर उसके अंदर मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी होगी तभी ये चीज़ हो पाएगी। यानी मटेरियल जो मेटेलिक मटेरियल है इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द मेटल्स आर दी lustrous, right? When struck metal is produce a typical sound। अब जब मेटल को आप गिराओगे, राइट, या फिर उसके ऊपर कोई फटका लगाओगे तो एक जो है वो टिपिकल जो है वो साउंड उसके अंदर डेवलप्ड होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स विच इज़ फ्रॉम द एलॉयज, ये जितनी भी सारी मेटल्स है वो बेसिकली किसी ना किसी एलॉयज होती है, राइट। इसके अंदर द मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स होते हैं। सो हैव ए रिलेटिवली हाई डेंसिटी, इसके अंदर हाई डेंसिटी होनी चाहिए। द एग्जिबिट अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब उसको अब जब काट के माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो जब एग्जामिन करे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमें दिखना चाहिए। हैव एबिलिटी टू डिफॉर्म प्लास्टिकली, राइट। उसके अंदर ये जो मेटेलिक मटेरियल है इसके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक बार डिफॉर्म होने के बाद वो प्लास्टिसिटी स्टेज में आ पाए। सो दिज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटेलिक मटेरियल। सो द नेक्स्ट विच इज द एप्लीकेशंस ऑफ द मेटेलिक मटेरियल्स। बिकॉज ऑफ द हाई थर्मल रेजिस्टिविटीज एंड nearly zero temperature coefficients resistance, these materials are used in the making of the cry other thermometers, magnetoresistors, sensors and the computer memories। इसमें जो है इसके एप्लीकेशंस काफ़ी सारे होते हैं। एज ए magnetic properties of the metallic glasses are not affected by the irradiators, they are used in making the containers for a nuclear waste disposals। तो मेटेलिक मटेरियल्स के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस रेदर एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो किसी भी ये जो मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं वो उसके एप्लीकेशंस जो फील्ड्स होते हैं वो काफ़ी सारे फील्ड्स हैं। जैसे आपका फार्मास्यूटिकल फील्ड्स हो गए उसके कंटेनर्स बनाने के चाहिए, फिर आपका डेयरी कंटेनर्स बनाने के चाहिए, जो मिल्क प्रोडक्ट बनती है सारी उसके अंदर कंटेनर बनाने के लिए मेटेलिक मटेरियल्स चाहिए, राइट। क्योंकि वहाँ पे ऐसे मटेरियल्स चाहिए कि जो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस के साथ जो है वो रिएक्ट ना करे, राइट। यानी आप सपोज़ दूध को उबाल रहे हो, मेरा बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप जब दूध को उबाल रहे हो तो फिर वो नॉर्मली जो है वो आप 60 70 80 डिग्री तक उबाल रहे हो, तो फिर मेटल जो है वो ऐसा बेसिकली होना चाहिए कि वो 400 500 600 डिग्री तक जो है वो हीट करने पे
जो अंदर प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को बिना अफेक्टेड के वो प्रोसेस वहाँ पे होनी चाहिए। तो फिर ये जो है वो सारे फील्ड है, प्रेशर वेशर इंडस्ट्रीज़ हो गई, हैवी इंडस्ट्रीज़ हो गई, हैवी इंडस्ट्रीज़ हो गई आपकी। फिर आपका हो गया उसके बाद मैं बात करूँ कोई शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो ये जो है वो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जिसको यूज़ करके जो है वो मेटलिक मटेरियल्स का जो है काफ़ी सारा एप्लीकेशंस रहता है। अब इसके बाद जो है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेटलिक मटेरियल्स जो होते हैं उसकी बेसिकली स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं मेटालिक मटेरियल के स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेटल्स जो है वो बेसिकली उसके स्ट्रक्चर्स के अंदर बेसिकली तो आप या तो पहले आपको समझना चाहिए मेटल्स के बाद आपको समझना पड़ेगा एलॉयज़, उसके एलिमेंट्स, उसके आयंस, राइट। तो बेसिकली अगर मैं मेटल की अगर बात करूँ मेटल्स आर यूजफुल इन द मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज दे कैन रिटेन एसेंशियल प्रॉपर्टीज when subjected to extreme hot and cold temperatures। तो मेटल जो है वो काफ़ी सारी उसके एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारी जगह पे वो एप्लीकेशंस उसका होता है बिकॉज क्योंकि वो जो है वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बना के रखते हैं। अब उसके बाद अगर हमें समझना चाहिए तो ये अगर ये स्ट्रक्चर को समझने के पहले हमें मेटल क्या चीज़ है, एलॉय क्या चीज़ है। अब एलॉय को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एलॉय जो है ए ब्लेंड ऑफ द मेटल्स एंड द अदर एलिमेंट्स। अब इसके अंदर मेटल तो है, उसके साथ कुछ एलिमेंट्स भी है। जैसे मैं आपको बात करूँ तो आपके पास अगर गोल्ड है, अगर हम लोग गोल्ड को एग्जांपल लें तो गोल्ड एक एलॉय है क्योंकि गोल्ड के अंदर सिल्वर भी है, फिर अपना कॉपर भी है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हल्का सा पीला रंग जो है उसके अंदर बाहर निकलता है, राइट। तो वो सारे जो है दैट इज़ डेजिग्नेटेड एज ए एलॉय। काफ़ी सारा परसेंटेज है वो गोल्ड का रहता है पर उसके साथ उसको स्ट्रेंथ देने के लिए सिल्वर कॉपर वो सब उसके अंदर ऐड किया जाता है। तो दैट इज़ डेजिग्नेटेड एज ए alloys are used more frequently than the pure metals to make a product। then the elements। अब element किसको बोलते हैं? elements are the substances that cannot be broken down for the further reduced। this element which is exist in atoms वो एटम्स के तरीके से बाहर आते हैं। आयन्स, अब आयन क्या चीज़ है? एक कॉमन एलिमेंट। ये जो मेटल है इसके अंदर मेटेलिक मटेरियल के आयन है जो एक कॉमन एलिमेंट जो वो सारे मेटेलिक मटेरियल के अंदर आपको दिखेगा। हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ द 26। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है। ए नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन द एटम्स न्यूक्लियर एंड इट्स सिंबल विच इज़ द Fe। आयन को जो है वो Fe के साथ जो है वो डेजिग्नेटेड किया जाता है। The copper has an atomic number of the 29 which is heavier than the iron। आयन से ज़्यादा थोड़ा heavier है and its symbol which is the Cu। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर्स रहता है। वो स्ट्रक्चर जो है बेसिकली 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एफसीसी स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एफसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर और एचसीपी स्ट्रक्चर। जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की थी। अब फ्रैक्चर, मटेरियल का फ्रैक्चर जो है वो फ्रैक्चर किसको बोलते हैं और फ्रैक्चर जो है वो कितने टाइप्स के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं अगर फ्रैक्चर की बात करूँ तो फ्रैक्चर जो है वो बेसिकली फ्रैक्चर इज ए सेपरेशंस और ए फ्रेगमेंटेशंस ऑफ द सॉलिड बॉडी। फ्रैक्चर जो है वो एक तरीके से सेपरेशन है, छूटा पड़ना, राइट, और ए फ्रेगमेंटेशंस टूट जाना ऑफ द सॉलिड बॉडी इनटू अ 2 और मोर पार्ट्स अंडर द एक्शंस ऑफ दी स्ट्रेसेस। अब किसी भी बॉडी के ऊपर अगर स्ट्रेसेस लगते हैं, राइट, तो उस स्ट्रेसेस की वजह से जो है एक सॉलिड बॉडी का फ्रेगमेंटेशंस या फिर सेपरेशंस होता है विच इज़ डन इन मोर 2 और मोर देन 2 पार्ट्स, विच इज़ डन इन 2 और मोर देन 2 पार्ट्स विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर होने की 2 वजह से, फ्रैक्चर होने का जो एक बेसिक रीज़न जो है वो बेसिक रीज़न कौन सा रीज़न है? द फ्रैक्चर होने के लिए जो बेसिक रीज़न है वो रीज़न है स्ट्रेस। अब जब बॉडी के ऊपर स्ट्रेसेस लगते हैं, वो जो स्ट्रेसेस है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस हो सकते हैं, कंप्रेशन स्ट्रेसेस हो सकते हैं, वो
कहीं भी किसी भी तरीके से स्ट्रेसेस हो सकते हैं। उस स्ट्रेसेस की वजह से जो है वो मेटल के अंदर मेटल का एक तरीके से टूटना, क्रैक्स, अगर एक माइनर क्रैक होगा वो स्ट्रेसेस की वजह से और बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, और एक दिन जो मेटल है वो पूरा टूट जाएगा, उसको हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ द फ्रैक्चर्स विथ अ टू कंपोनेंट्स। अब फ्रैक्चर जो है वो दो कंपोनेंट के साथ होगा, राइट। द क्रैक इनिशिएशंस और क्रैक प्रोपोगेशंस। अब पहले जो है वो क्रैक इनिशिएशन, क्रैक जो है वो इनिशिएट होगी, डेवलप्ड होगी। अब उसके बाद जैसे ही वो क्रैक इनिशिएट हो गए, डेवलप्ड हो गए, उसके बाद क्रैक का प्रोपोगेशंस होगा। अब क्रैक का प्रोपोगेशंस दैट मीन्स व्हाट, अब स्ट्रेसेस जब बढ़ जाएंगे तब वो जो क्रैक जो है वो जनरेट हुई थी, डेवलप्ड हुई थी, वो प्रोपोगेट यानी बड़ी होती जाएगी। अब जैसे ही बड़ी 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 होती जाएगी तो वो एक मेटल के पार्ट को दो पार्ट में अलग कर देगी, विच इज designated as a crack propagations. The fracture are basically in the two characterizations. एक तो कि डक्टल, एक डक्टाइल फ्रैक्चर होता है और एक ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। बेसिकली जो फ्रैक्चर जो चीज़ होती है वो दो तरीके से, एक तो ब्रिटल नेचर की वजह से होती है और एक डक्टाइल नेचर की वजह से होती है मटेरियल्स के। द टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर्स इन द मेटल्स, मेटल के अंदर किस तरीके से फ्रैक्चर, किस टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द मटेरियल strength and the fracture has long been studied in outcome failures. The separations or a fragmentations of a solid body into a two or more parts under the actions of the stresses, which is designated as a fracture. The introductions of the malleable ions during the revolutions of the material. The introductions of the malleable ions during the revolutions of the material constructions leads to the preparations of brittle and ductile fractures as well as a fatigue failures in the metal. अब जब जो है वो मटेरियल जो है उसका रिवोल्यूशंस यानी डेवलप्ड हो रहा था, तो उसके अंदर जो मेलेबल आयंस थे, जो खींचने वाले आयंस जिसको हम खींच सकते हैं, वैसे आयंस जो है उसका कंस्ट्रक्शंस हो रहा था, राइट। वो जो है वो मटेरियल्स के अंदर ब्रिटल या डक्टल जो है वो फ्रैक्चर तभी से जो है वो फॉर्म कर रहे थे। अब उसकी वजह से जो है वो स्ट्रेसेस लगने से वजह से, कांस्टेंट स्ट्रेसेस लगने से वजह से उसके अंदर जो है वो एक फैटिक फेलियर, जब किसी भी स्ट्रेसेस जो है वो कांस्टेंट वे में अगर रखते हैं तो मेटल के अंदर फटिक फेलियर होता है, राइट। अब उसकी वजह से जो क्रैक जो है वो डेवलप्ड होती है। अब डक्टाइल और ब्रिटल जो है फेलियर जो फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। सो डक्टाइल फ्रैक्चर विच इज इन्वॉल्व ए लार्ज अमाउंट ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस। अब जब कोई मटेरियल्स है वो उसके अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस, आप उसके ऊपर लोड अप्लाई करते ही जा रहा है, फिर वो जो है वो अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस नहीं आ रहा है, राइट। एंड कैन बी डिटेक्टेड एज ए बिफोर हैंड्स, और वो जो है वो ब्रेक होने लगता है, विच इज डेजिग्नेटेड एज ए डक्टाइल फेलियर्स। अब ब्रिटल फेलियर किसको बोलते हैं। द ब्रिटल फ्रैक्चर और द फेलियर इज मोर कैटेस्ट्रोफिक एंड हैज़ बीन इंस्टेंटिवली स्टडीज। वो जो है वो एक तरीके से ब्रिटल फ्रैक्चर और द फेलियर जो है वो एक तरीके से एक हम लोग, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ ना, तो एक तरीके से कांच का टूटना वो एक तरीके से ब्रिटल फेलियर है। वो इमीडिएट एक्शन, जैसे ही वो स्ट्रेस लगता है तो वो इमीडिएटली उसके अंदर फेलियर जो है वो डेवलप्ड हो जाता है, विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए ब्रिटल फेलियर। द फ्रैक्चर विच इज़ इम्पोज्ड ऑफ द स्ट्रेसेस, ये स्ट्रेसेस लगने से वजह से उसका क्रैक का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, फिर क्रैक का प्रोपोगेशंस होता है और वहाँ से फ्रैक्चर जो है वो डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द टुडेज लेक्चर विच इज़ द स्पार्क टेस्टिंग। अब मेटल जो है वो उसकी स्पार्क, अगर आप सभी ने कहीं ना कहीं मेटल के जो है, मेटल हम लोग जब घिसते हैं तो उसके अंदर स्पार्क डेवलप होते हैं। अब सभी ने कहीं ना कहीं ग्राइंडिंग प्रोसेस देखी होगी, राइट। ग्राइंडिंग प्रोसेस आई थिंक सब ने कहीं ना कहीं जो है वो एक बार तो ऑब्जर्व की ही होगी। तो जब ग्राइंडिंग प्रोसेस आप करते हैं तो उस ग्राइंडिंग प्रोसेस के अंदर आपने देखा होगा कि जब मेटल को
अगर किसी भी रोटेटिंग व्हील के साथ हम लोग अब जब उसको टच करेंगे मेटल के ऊपर, तो वो जब हाई स्पीड रोटेटिंग व्हील जो है वो एक स्टेबल मेटल के साथ टच करेगा तो उसके अंदर स्पार्क डेवलप होंगे। अब वो स्पार्क जो है वो किस तरीके का स्पार्क है, उस तरीके से उस मेटेलिक मटेरियल को ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब आपने देखा होगा कि काफ़ी स्पार्क जो है वो काफ़ी छोटे छोटे स्पार्क्स होते हैं, काफ़ी कुछ जो स्पार्क्स होते हैं वो काफ़ी लंबे, आप लंबे लंबे स्पार्क जो है वो आपने कभी देखे होंगे। तो उस तरीके से वो जो मेटल जो है वो किस तरीके का स्पार्क जो है वो डेवलप करता है, उस तरीके से उसका एक डेजिग्नेशन जो है वो किया जाता है। तो उस चीज़ को जो है आप जब मेटल को उसके स्पार्क से जब टेस्ट करोगे तो उस चीज़ को स्पार्क टेस्टिंग बोला जाता है। So the shape and the characterization of the spark which is created when the metal is ground, उसको जब ग्राइंड करते हैं, will help to determine its property। अब उसकी बेस के ऊपर वो किस तरीके का स्पार्क जो है वो डेवलप कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें पता चल सकता है। जैसे कार्बन स्टील हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, तो उस माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील के अंदर किस किस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए गए। तो पहला जो आयन है वो रॉट आयन है। तो रॉट आयन के अंदर जैसे ही हम लोग उसको ग्राइंड करने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए तो उसके काफ़ी सारे बड़े बड़े जो है वो स्पार्क डेवलप्ड हो रहे हैं। उसके बाद जो सेकेंड एग्जाम्पल है विच इज़ दी माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील के अंदर भी आप देखेंगे तो उसके अंदर जो स्पार्क है वो कंपेरेटिवली काफ़ी बड़े हैं। अब इसके बाद जो है वो कार्बन टूल स्टील। तो कार्बन टूल स्टील जो है वो बेसिकली हार्ड इन द नेचर, राइट, वो नेचर के अंदर काफ़ी हार्ड है, वो मेटल है, वो काफ़ी हार्ड मेटल है। तो इसके अंदर आप स्पार्क देखिए तो स्पार्क आपको थोड़े थोड़े छोटे और लेंथ भी उसकी छोटी हो गई, और उसकी जो है वो स्पार्क इंटेंसिटी है वो आपको वो ज़्यादा जो है वो लाइटर लग रहा है, राइट। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है विच इज़ द ग्रे कास्ट आयन। तो ग्रे कास्ट आयन जो है वो बहुत छोटे छोटे स्पार्क जो है वो डेवलप करता है। और लास्ट में जो है वो वाइट कास्ट आयन। वाइट कास्ट आयन जो है उससे भी छोटे जो है वो स्पार्क डेवलप करता है, पर वो छोटी के लिए बेसिकली उसको मैं बताऊँ तो वो एक तरीके से ज़्यादा लाइटेबल होता है, उसकी लाइट इंटेंसिटी, स्पार्क इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम लोग उसके स्पार्क को टेस्ट करके मटेरियल को उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिजिग्नेट पता उसका कर सकते हैं। तो spark test which is involve the identifications of the metals by applying them to a grinding wheel। अब स्पार्क टेस्ट जो है वो कैसे करते हैं, तो स्पार्क टेस्ट को इसके अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द मेटल बाय अप्लाइंग देम इनटू द ग्राइंडिंग व्हील। उसको मेटल को हमें ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर हमें उसको अप्लाई करना है, एंड ऑब्जर्विंग दैट द स्पार्क दैट इज जनरेटेड। अब किस तरीके का स्पार्क जो है वो जनरेट होता है वो हमें ऑब्जर्व करना है। द कलर, शेप, एवरेज लेंथ ऑफ द स्पार्क एंड द एक्टिविटी ऑफ द स्पार्क आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटेलिक मटेरियल विच इज बीइंग टेस्टेड। इस तरीके से उसके स्पार्क को कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। द शेप एंड द कैरेक्टराइजेशंस ऑफ द स्पार्क, स्पार्क का शेप कैसा है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, विच इज क्रिएटेड व्हेन अ मेटल इज ग्राउंड, अब जो उसको ग्राइंड करते हैं, विल हेल्प टू डिटरमाइन इट्स प्रॉपर्टी। उस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आइडेंटिफाई की जा सकती है। व्हेन ए पीस ऑफ द मेटल इज हेल्ड अगेंस्ट द रिवॉल्विंग ग्राइंडिंग व्हील, जब एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा जब जो रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील के सामने हम रखेंगे, द एब्रेसिव ग्रेन विच इज टीयर ऑफ, उस एब्रेशंस की वजह से जो है एक छोटे छोटे तिनखे वहाँ पे जनरेट हो गए, स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम द मेटल पीसेस एंड विच आर हीटेड टू मेल्टिंग द टेम्परेचर्स, एक्सेलरेटिंग ग्लोविंग द पार्टिकल्स विच इज प्रोड्यूस ए विजिबल बीम ऑफ द स्पार्क। उस तरीके से एक स्पार्क जो है वो वहाँ पे डेवलप्ड होगा। इट कंसिस्ट ऑफ a holding piece of the metal which is against the rotating grinding wheel and observing the characteristics of the spark which is produced and which is called as a spark test। अब यानी spark test किसको बोलते हैं वो मैंने आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की थी।
एक रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसके सामने छोटा सा मेटल का एक टुकड़ा, आप उसके सामने उसको घिसना है और किस तरीके से उसके स्पार्क जो है वो डेवलप्ड होते हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है। उस तरीके से उसकी मेटल की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है बेसिकली स्पार्क टेस्ट जो है वो किया जाता है, राइट। तो इस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने ये जो चीज़ थी वो समझने की कोशिश की थी। इस लेक्चर के अंदर आपको किसी भी चीज़ अगर समझ में ना आई तो आप YouTube के कमेंट सेक्शंस के अंदर आप मुझे पूछ सकते हैं, अगर किसी भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। आपको मैं एक चीज़ याद दिला दूँ कि ये जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं तो जिससे इतने भी इसके पहले जितने भी सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके, तो उसके असाइनमेंट आपको मैंने दे दिए थे। उसके बाद मैंने आपको एक बुक दी थी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक, उसमें से आपको असाइनमेंट लिखने थे और मैंने एक डेट दी थी, उस डेट के ऊपर आपको सबमिशन करना था, राइट। अब तक जो है वो मुझे किसी भी स्टूडेंट का जो है वो सबमिशंस अभी तक मिला नहीं है, यानी आप इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे हो, राइट। अब जब तक आप सबमिशन नहीं करोगे तो उसके बाद मैं आपको जो मार्क्स देने वाला हूँ, मेरे पास आपको मुझे 20 में से उसको मार्क्स देने हैं। अब नहीं करोगे तो मैं डेफिनेटली आपको फेल कर सकता हूँ। आप इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो अभी कॉलेज नहीं आ रहा है। मैं आपके पास आप 4th सेमेस्टर में जब आओगे तब तो आप कभी ना कभी कॉलेज आओगे, तब उसी कंडीशन में मैं 4th सेमेस्टर में जब भी ये सब्जेक्ट दूसरा कोई सब्जेक्ट लेता होगा, जब तक आप ये मुझे एमएसएम का सबमिशन नहीं कराओगे तब तक मैं आपका आगे का प्रोसेस नहीं होने दूंगा। प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली। आप अभी मेरे सामने नहीं हो, पर कभी ना कभी तो आपको मेरे सामने आना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली एंड सबमिट योर असाइनमेंट एज सून एज पॉसिबल। जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है जिन्होंने लेट ज्वाइनिंग किया है, उसके लिए जो है वो थोड़े टाइम जो है उसके लिए उसको थोड़ी एक तरीके से एक छूट दी जा सकती है। पर जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो डिप्लोमा वाले नहीं है, जो रेगुलर स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर से हमारे स्टार्ट स्टडी किया है, तो उसके लिए ये अब कंपलसरी हो जाएगा कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो आपका असाइनमेंट जो है मुझे सबमिट कीजिए। असाइनमेंट जो है वो अमीराज की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप अमीराज की वेबसाइट के ऊपर जाइए, फिर उसके अंदर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाइए, फिर उसके अंदर 3rd सेमेस्टर के अंदर जाइए, फिर 3rd सेमेस्टर के अंदर आपको एक फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर एमएसएम दिखा होगा। आप एमएसएम के फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे असाइनमेंट्स दिखेंगे। अब उस असाइनमेंट्स के अंदर सारे 10 चैप्टर के असाइनमेंट्स हैं। तो अब तक जो 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके, उस 6 चैप्टर के असाइनमेंट आपको 200 पेज के एक बुक होती है ना अपने पास, हाँ, उस बुक के अंदर आपको लिखना है, राइट। सो प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली। So this is all about the today's lecture. Please write your enrollment number after watching this video in the YouTube comment section, which is counted as your online attendance, right? Thank you so much for watching this video.